अब आवाज आ रही है? 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ कहाँ से आवाज नहीं आ रही थी। काफी समय से आवाज नहीं आ रही है। चालू किया है। बताओ। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। चलिए एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ ना, सारी चीजें मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ इसको। क्या क्या हमने पढ़ाया अभी। हमने यहां से शुरुआत किया था, अनुच्छेद 219 की बात कर लेते हैं। यहां से हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ एवं प्रतिज्ञान ना, शपथ और प्रतिज्ञान की बात करेंगे। उसके बाद फिर उस राज्य के राज्यपाल जहां के भी न्यायाधीश बनेंगे ना, वो शपथ दिलाने का कार्य करेंगे और त्यागपत्र राष्ट्रपति देगा। कौन किसके खिलाफ, किसको देंगे त्यागपत्र? राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 220 हमने पढ़ा था, अस्थायी न्यायाधीश बनने पर प्रैक्टिस पर रोक। अस्थायी न्यायाधीश बनने पर प्रैक्टिस पर रोक आपका लगाया गया है। भैया अगर कोई व्यक्ति अस्थायी न्यायाधीश बन जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस पर रोक रहेगी। फिर अनुच्छेद 221 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों की बात होती है। वेतन राज्यों द्वारा दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 के आसपास, और जबकि अन्य न्यायाधीश की बात करें 2,25,000 के आसपास आपकी वेतन मिलेगा। नोट, इसका पेंशन केंद्र द्वारा दिया जाता है, जो भारत की संचित नीति पर आधारित होगा। अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन आपका कौन देगा? पेंशन आपका केंद्र सरकार देगी, लेकिन वेतन की बात करें तो राज्य उसका वेतन देगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले इस पर। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी? तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण। तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण की बात करता है। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं 4 वरिष्ठ न्यायाधीश ना, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है इनका हस्तांतरण किया जाएगा, लेकिन किसकी सलाह पर? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं 4 वरिष्ठ न्यायाधीश तथा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश जहां से हस्तांतरण होना है तथा जहां को होना है, उन दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से क्या करना है हमें? उन दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से हमें क्या करना है भैया? हमें सलाह लेनी है, मतलब राष्ट्रपति को सलाह लेनी है। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी एक व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। याद रखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जब मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश नहीं रहता है, जैसे मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए तब। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत क्या है? अतिरिक्त एवं अन्य कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लंबित मुकदमों की संख्या अधिक होने पर। किसके भैया? राष्ट्रपति द्वारा लंबित मुकदमों की संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 225 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात होती है। 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति होती है। उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को एक अन्य प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार होता है, जिसे व्यक्तिगत रिट या निषेधात्मक रिट भी कहा जाता है। 5 प्रकार के रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, ये याद रखिएगा। और हमें नोट में क्या रखना है? नोट आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में हमें ध्यान देना है कि यह जो उच्च न्यायालय होता है, जो आपका उच्च न्यायालय होता है, उसे ना मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, कामा ना आपके सिविल मामले और आपराधिक मामलों पर सुनवाई का अधिकार होता है। सुनवाई का अधिकार होता है, मतलब कोई सिविल मामला है या आपराधिक मामला है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे,
उसके लिए आप क्या करेंगे भैया, सिविल मामला या आपराधिक मामले के लिए आप जो है सुनवाई क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है आपको हाई कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं ना, हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन इसका भी एक प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग क्या होगा भैया, पहले आपको सत्र या जिला न्यायालयों में इसके मुकदमे को दायर करना पड़ेगा। फिर उसके उसके जो है बिहाफ पर आप कहाँ जाएंगे भैया, आप सीधा हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सीधा क्या करेंगे भैया, हाई कोर्ट जाएंगे। ये प्रक्रिया आपकी होती है, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट भी जा नहीं सकते। उस केस के खिलाफ आप जा सकते हैं कि हाँ आप हम आपकी फैसले संतुष्ट नहीं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। सिविल मामले और आपराधिक मामले, मूल अधिकार से संबंधित जो मामले होते हैं वो केवल जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सुनता है, अन्य कोई न्यायालय ना आपका न्यायालय नहीं सुनता है। ठीक, ये चीज याद रखिए। जबकि सिविल और आपराधिक मामलों के लिए जिला या सत्र न्यायालय बनाए गए हैं। सिविल न्यायालय क्या करेगा भैया, जो जिला न्यायालय होगा वो आपके सिविल मामलों की सुनवाई करेगा, जो सत्र न्यायालय होगा वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा। सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें, उन्हें जो है किसी प्रकार की जो है किसी प्रकार के दंड देने का जो है उनके पास क्या होता है, अधिकार होता है। वहीं अगर उसके नीचे की बात करें, जो आपके सब या अपर सत्र न्यायाधीश होते हैं, उनको जो है 7 वर्ष तक सजा सुनाने का अधिकार होता है। उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर उसने 7 वर्ष की सजा सुनाई है तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं ना। हाई कोर्ट को इसलिए अपीली न्यायालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, अपीली न्यायालय कहा जाता है कि जो सत्र न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनके सुनवाई के खिलाफ ना, उनके फैसलों के खिलाफ आप अपील कर सकते हो उच्च न्यायालय में। ठीक, आप अपील कहाँ कर सकते हैं भैया, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के निर्णयों को भी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। उच्च न्यायालय को भी हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। ये आर्टिकल 215 के अंतर्गत हमने देखा था। अब बात कर लेते हैं अगले, इसके बाद फिर हमें क्या बात करनी है। ये तो हो गया था भैया अनुच्छेद 226। 226 के अंतर्गत हमने देख लिया था। अब बात कर लेते हैं 227 के अंतर्गत क्या है भैया, उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 227 क्या है, उच्च न्यायालय, अनुच्छेद अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय का अन्य न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। वे जो उच्च न्यायालय हैं उनको क्या है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है या अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी न्यायालय हैं, उनको क्या करना है भैया, उनके अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। किसकी शक्ति प्राप्ति है, अधीक्षण मतलब जांच करवा सकता है ना। उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का ये अधिकार होता है कि वे अधीनस्थ न्यायालयों या अपने राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं उनकी अधीक्षण की शक्ति रखता है, उनकी जांच करवा सकता है, उनके कार्यों को देख रेख कर सकता है। ये सब सारी चीजें आपकी किसमें भैया, अधीक्षण की शक्ति के अंतर्गत आती हैं। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, बताएं। चलिए चलते हैं, अधीक्षण की शक्ति क्या होती है भैया, इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जिला जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय की जांच की जा सकती है। ठीक, याद रखिएगा। ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, इसके अंतर्गत जिला या अधीनस्थ न्यायालयों की जांच की जा सकती है, जो भी आपके हैं। ये आपके या अन्य जो भी ट्रिब्यूटरी न्यायालय होते हैं या सेना न्यायालयों को छोड़कर, इसको छोड़कर भैया, सेना न्यायालयों को छोड़कर ट्रिब्यूटरी न्यायालय है, फास्ट ट्रैक न्यायालय है, परिवार न्यायालय है, जितने भी न्यायालय हैं अब तक के जो बनाए गए हैं, सारे न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति किसको प्राप्त है भैया, सुप्रीम हाई कोर्ट को है। याद रखिए, केवल सेना न्यायालयों को छोड़कर। अपवाद में हम लिख देते हैं, अपवाद आपका है, अपवाद ना, अपवाद में क्या आप लिखेंगे, सेना न्यायालयों को छोड़कर, सेना न्यायालयों को छोड़कर
ना, ये चीज याद रखिएगा। पूछ ले क्या सेना न्यायालयों को भी, सेना न्यायालय को छोड़कर बाकी सभी ना, आपके जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबकी सुनवाई का अधिकार है, सबकी सुनवाई का अधिकार है ना, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं। यहाँ तक जो भी देख पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 228 के अंतर्गत। अनुच्छेद 228 की अगर हम बात करें, इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 228 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में कतिपय मामले का हस्तांतरण ना, तो लिख लीजिएगा भैया अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालयों में कतिपय मामले का हस्तांतरण, कतिपय मामलों का हस्तांतरण, नांतरण मतलब यहाँ से आपने क्या देखा, जो उच्च न्यायालय है उन उच्च न्यायालयों में कतिपय मामले का हस्तांतरण, जो आपके लंबित मामले हैं, जो जिला न्यायालयों में या अधीनस्थ न्यायालयों में जितने भी लंबित मामले हैं या कोई भी मामला है, उस मामलों को जो है उच्च न्यायालय में हस्तांतरण किया जा सकता है या उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 228 के अंतर्गत आपका आता है। फिर उसके बाद 229 में उच्च न्यायालय को ये अधिकार है 229 के तहत कि वो अपने जो कर्मचारी हैं ना, लोक सेवक हैं या कर्मचारी हैं, तो अनुच्छेद 229 के अंतर्गत पदाधिकारी तथा सेवक तथा उच्च न्यायालय के व्यय के बारे में बात किया गया है। जो भी उच्च न्यायालयों में पदाधिकारी होंगे या सेवक होंगे तथा उनके उच्च न्यायालयों में जो खर्च होगा उसके विषय में जानकारी अनुच्छेद 229 के तहत की जाती है। इसमें यह अधिकार होता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि अपने वो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, अपने भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत तो क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालयों के लिए जो आपके सेवक हैं ना, पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट समय समय पर आरओ की भर्ती निकालता है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट समय समय पर आपका ग्रुप सी की वैकेंसी निकालता है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट वगैरह है, स्टेनो वगैरह है, इसकी वैकेंसी निकालता है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है समय समय पर ग्रुप डी की वैकेंसी निकालता है, जिसमें चपरासी वगैरह, प्यून वगैरह ना, ये सब आपके आते हैं। तो ये सब आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत भैया? अनुच्छेद 229 के अंतर्गत। इसको लिख लेते हैं भैया, अनुच्छेद 229 क्या है? अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 229 के अंतर्गत क्या है भैया? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पदाधिकारी एवं सेवक तथा व्यय से संबंधित। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपका आएगा अनुच्छेद 230, फिर से आ जाएगा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्या आ जाएगा भैया? उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अब ये क्षेत्राधिकार क्या होगा भैया? उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अन्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, अन्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा सकता है, शासित प्रदेशों को शामिल किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बहुत राज्य या आपके केंद्र शासित प्रदेश आते हैं ना, उसकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे, बस जस्ट करने ही वाले हैं। इसके बाद फिर हमें आर्टिकल 231 पढ़ना है। अनुच्छेद 231 क्या होता है भैया? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 के अंतर्गत एक या एक से अधिक राज्यों के लिए साझे के उच्च न्यायालय हो सकते हैं। एक या एक से अधिक राज्यों
ना एक या एक से अधिक राज्यों के लिए साझे के उच्च न्यायालय हो सकते हैं। ये किसमें कहा गया भैया? तो दो या दो से अधिक होगा ना, ऐसे लिख लेते हैं, दो या अधिक, दो या अधिक राज्यों के लिए साझे के उच्च न्यायालय हो सकते हैं। न्यायालय हो सकते हैं, और आपको पता ही होगा हो सकते हैं ये किस किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आया है। ये आपका आया है, नोट में आप क्या लिखेंगे भैया, ये आपका आया है सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। यहाँ तक कि सभी को समझ में आ गया कि भैया दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझे के उच्च न्यायालय हो सकते हैं। सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, इसी के बाद थोड़ा सा अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बात कर लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भैया? अधीनस्थ न्यायालयों में, हाँ पंकज जी गुड मॉर्निंग, इसमें क्या दिया गया है भैया, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझे के उच्च न्यायालय हो सकते हैं सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ये पूछे नहीं गए लेकिन आगामी एग्जामों में जल्द ही पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद 233 के अंतर्गत क्या दिया गया है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जो है अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में, किसके न्यायालय के विषय में भैया? अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में जानकारी दी गई है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो आपकी होगी वो कौन करता है। तो अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करें, ये राज्यपाल करेगा। कौन करेगा भैया नियुक्ति? राज्यपाल करेगा। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके सलाह पर? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सलाह पर करता है। ठीक है, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत 234 की अगर हम बात करें तो 34 में आपका दिया गया है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति मतलब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो न्यायिक क्षेत्र में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। जिला न्यायाधीश को छोड़ दीजिए, जो आपका पीसीएसजे लोक सेवा आयोग द्वारा करवाया जाता है ना, पीसीएसजे की परीक्षा, उसमें अन्य व्यक्ति वो परीक्षा पास करके न्यायाधीश बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद फिर 200 आपका आता है 235 के अंतर्गत किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण की बात करता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण क्या होगा। तो इसको लिख लेते हैं अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो कौन करेगा भैया नियुक्ति? इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है भैया? राज्यपाल ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। न्यायाधीश के परामर्श पर ठीक, याद रखिएगा, ये आपका करेगा। और जबकि आपके जो न्यायाधीश हैं उच्च अधीनस्थ न्यायालय के, इन न्यायाधीशों में याद रखिएगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज तो क्लियर ही होगी यार, आवाज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हेलो, हेलो, यहाँ तक किसी कोई समस्या इसमें हेलो हेलो, इसमें नहीं आ रही। अच्छा, आ रही है आवाज? अच्छा, थोड़ा तेज बोले, चलिए। इसमें आपका अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ना, राज्यपाल द्वारा होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे होता है। फिर अनुच्छेद हम बात कर लेते हैं
234 के अंतर्गत क्या होता है कि जिला न्यायाधीशों को छोड़कर ना, अगर हम बात करें तो न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों नियुक्ति न्यायिक सेवा में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति यहाँ पे होनी चाहिए, अन्य व्यक्ति की नियुक्ति, अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, और ये किसके द्वारा की जा सकती है भैया? की जा सकती है, ये आपका होगा राज्यपाल के द्वारा ही। इसमें आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ लोक सेवा आयोग से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ लोक सेवा आयोग के द्वारा भी होगा, पीसीएसजे का एग्जाम कराकर। ठीक है, याद रखिएगा। किसके द्वारा भैया? राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श पर। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ये इतना याद रखेंगे। ये तो हो गया भैया 234। अनुच्छेद 235 की बात कर लेते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 235 की बात करें, इसके अंतर्गत क्या दिया गया भैया? अनुच्छेद 235 में कहा गया है कि भैया आपके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात कर रहा है, पर नियंत्रण। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात कर रहा है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया भैया? वो आपका दिया गया है अनुच्छेद 235 के अंतर्गत। ये आपके हाई कोर्ट से संबंधित आपके समस्त प्रकार के आर्टिकल आपका हो गया, समस्त प्रकार के आर्टिकल हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका कार्यक्षेत्र क्या क्या है। कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमने मैप के माध्यम से समझाने की बात ना प्रयास करेंगे हम लोग। वे कौन कौन से? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए अगर हम ऊपर से देखें, एक ही उच्च न्यायालय है। पापा कहाँ पे भैया? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर ना, कश्मीर में एक आपका उच्च न्यायालय है जो लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर, जम्मू प्लस लद्दाख के लिए कार्य करेगा। उसके बाद ऐसे हिमाचल का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, पंजाब हरियाणा के लिए चंडीगढ़ आपका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का अलग है, दिल्ली का अलग है, राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है। महाराष्ट्र का जो आपका है, महाराष्ट्र में गोवा आ जाएगा, दादरा नगर हवेली आ जाएगा, दमन और दीव आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल भी आपका इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा। कौन आ जाएगा भैया? अंडमान निकोबार आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। इधर आपका असम की बात करें, असम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। 3 राज्य, कितने राज्य भैया? असम प्लस 3 राज्य आपके आ जाएंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का आपका अलग अलग आपका है। फिर उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंतर्गत पुदुचेरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? पुदुचेरी आ जाएगा, जिसको चेन्नई हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। केरल के अंतर्गत लक्षद्वीप आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? लक्षद्वीप आ जाएगा। तो टोटल अगर देखें तो 5 साझे उच्च न्यायालय, लेकिन अगर गिनती की बात करें, जम्मू कश्मीर आपका हो गया। उसके बाद फिर आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जिसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहते हैं। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल है आपका, असम है, फिर आपका चेन्नई है, उसके बाद केरल है। अगर इनकी बात करें और मुंबई, ये 7 की संख्या में आपके क्या है? साझे उच्च न्यायालय बन रहे हैं। और आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है सारी चीजों के बारे में बताया है।
भारत के 25 उच्च न्यायालय, भारत के 25 उच्च न्यायालय हैं। मानचित्र पर उच्च न्यायालय का स्थान मुख्यालय आपका दिया गया है। अगर हम बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ना आपका उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, और आपको याद होगा कि 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। 62 में 3 हुआ था, मुंबई हुआ था, पहले तो पश्चिम आपका बंगाल हुआ था, मुंबई हुआ था, उसके बाद आपका क्या हुआ था, मद्रास हुआ था। 3 हाई कोर्ट की स्थापना 1962 में की गई थी, याद रखिएगा। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत। फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या आएगा भैया, आंध्र प्रदेश आएगा अमरावती। कौन सा भैया, आंध्र प्रदेश अमरावती आ जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत देखिए पश्चिम बंगाल आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत असम आएगा, नागालैंड आएगा, मिजोरम आएगा, और अरुणाचल प्रदेश ना गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा। गुजरात उच्च न्यायालय की बात करें, गुजरात अहमदाबाद आएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बात करें, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में इसका मुख्यालय है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की बात करें, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर आ जाएगा, लद्दाख का क्षेत्र आ जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। ये है आपका साझेक उच्च न्यायालय हो गया। झारखंड उच्च न्यायालय की बात करें, झारखंड आपका रांची आपका आ जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आपका आ जाएगा। एकमात्र यूटी आपका है जो दिल्ली है, जहां पर उच्च न्यायालय है। उसके बाद त्रिपुरा उच्च न्यायालय की बात करें, त्रिपुरा अगरतला में आपका है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की बात, तेलंगाना हैदराबाद में है। इधर हम लोग आ जाएंगे तो इधर हम लोग देखेंगे आपका पटना, आपका बिहार ना, आपका पटना हाई कोर्ट है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा, जिसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहते हैं, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद मणिपुर की बात करें तो मणिपुर इम्फाल में इसका उच्च न्यायालय है आपका। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें जबलपुर में, जबलपुर ना, याद रखिएगा। उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तमिलनाडु पुदुचेरी आपका चेन्नई है। मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय शिलोंग आपका है, शिलोंग आपका है, याद रखिएगा उच्च न्यायालय। राजस्थान की बात करेंगे जोधपुर, जोधपुर राजस्थान आपका है। उसके बाद बंबई की बात करें, देखिए बंबई में महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, दादरा नगर हवेली आएगा, दमन और दीप आएगा मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कर्नाटक, कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतर्गत कर्नाटक बेंगलुरु आ जाएगा। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत देखिएगा लक्षद्वीप आएगा। उड़ीसा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका उड़ीसा कटक आएगा। हिमाचल उच्च न्यायालय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश शिमला आ जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अंतर्गत उत्तराखंड नैनी आ जाएगा। सिक्किम उच्च न्यायालय के अंतर्गत सिक्किम गंगटोरा आ जाएगा। ये सब सारे उच्च न्यायालय हैं सर। अच्छा कोई बात नहीं, आपका सिलेबस है तो आप लोग पढ़िए, इसीलिए आपके लिए ही आया हुआ है। भारत के 25 उच्च न्यायालय आपको देख लीजिए। आज में मैंने बताया कौन कौन सा है। जम्मू कश्मीर आपका, जम्मू कश्मीर लद्दाख लेके रखा हुआ है। फिर आ जाते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत अंडमान निकोबार आ जाता है भैया। अंडमान निकोबार देखिए आपका तीन तीन, ये भी शो कर रहा है, तीन ये भी शो कर रहा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आ रहा है। 22 देखो केरल ये भी शो कर रहा है, 22 ये भी शो कर रहा है, मतलब लक्षद्वीप आ जाता है। तमिलनाडु की बात करें पुदुचेरी ना, पुदुचेरी तमिलनाडु इसको चेन्नई हाई कोर्ट कहते हैं, पुदुचेरी आपका आ जाएगा, पुदुचेरी आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका पंजाब हरियाणा ना, हरियाणा वगैरह देखो 14 के अंतर्गत पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ आपका हाई कोर्ट आपका दिया गया है, ठीक है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 के अंतर्गत देखोगे, 4 के अंतर्गत नागालैंड भी, अरुणाचल प्रदेश, इनको नंबर ही नहीं दिया गया है, और आपका मिजोरम आ जाएगा। ये 4 असम गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं, और इनके राज्यों में अलग अलग से खंडपीठ बनाकर दे दिया गया है, लेकिन मेन आपका क्या है, गुवाहाटी है। खंडपीठ बनाकर नागालैंड की राजधानी में दे दिया गया है, उसके बाद मिजोरम की राजधानी में दे दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में दे दिया गया है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। तो आपने देखा, मैंने क्या देखा कि भैया इसमें आपका देखा कि भैया 25 उच्च न्यायालय जो है आपके कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में देखा। अब इनमें अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय में अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है। सर्वाधिक जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है यूपी में लगभग अभी तो 160 के आसपास है। कितने भैया, 160 के आसपास है। इसमें जो है समय समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है, समय समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बताएं, यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बताएं। तो भैया भारत की 25 उच्च न्यायालयों की हमने बात की, मानचित्र पर उच्च न्यायालय का स्थान आपका दिया गया है, सब आपका दिया गया है। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है। एक चीज आपको क्या याद रखनी है भैया, इसके अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि 7 केंद्र शासित प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय अलग अलग आपके आएंगे। लक्षद्वीप आएगा केरल के साथ, अंडमान निकोबार पश्चिम बंगाल के साथ, पुदुचेरी आएगा चेन्नई के साथ, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख चला जाएगा। दादरा नगर हवेली ना, दमन और दीप किसके साथ, मुंबई के साथ चला जाएगा। ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम चला जाएगा। फिर आपको ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात क्या है, 6 उच्च न्यायालयों में इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है। इलाहाबाद हो गया,
बॉम्बे हो गया, गुवाहाटी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान ना आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान। तो याद रखिएगा इनकी एक अस्थायी खंडपीठ है। इलाहाबाद, इलाहाबाद ना याद रखिएगा, बॉम्बे, इसको मुंबई हाई कोर्ट। उसके बाद फिर आपका है राजस्थान, राजस्थान के बाद फिर आपका याद रखिएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मद्रास ना। तो इलाहाबाद, बॉम्बे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मद्रास, और आपका एक आपको मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको मिल जाएगा गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद फिर आपका क्या है भैया, हाँ 6 गुवाहाटी आपका, गुवाहाटी इनकी अस्थाई खंडपीठ है। गुवाहाटी इनकी क्या है भैया, अस्थाई, एक अस्थाई खंडपीठ, एक अस्थाई खंडपीठ है, खंडपीठ है। ठीक, केवल आपका जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का या सॉरी कर्नाटक का, कर्नाटक हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ अस्थाई है। कर्नाटक हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ है, एक है धारवाड़, दूसरा है गुलबर्ग। तो कर्नाटक हाई कोर्ट का यहाँ लिख लेते हैं, कर्नाटक ना की 2 खंडपीठ है, 2 खंडपीठ है। कौन था भैया, धारवाड़, गुलबर्ग, धारवाड़ और दूसरा आपका है गुलबर्ग ना। ये चीज याद रखिएगा, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के 2 खंडपीठ हैं। कितने खंडपीठ, 2 खंडपीठ है। गुवाहाटी, इलाहाबाद, बॉम्बे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मद्रास की एक अस्थायी खंडपीठ है, और जबकि कर्नाटक 2 खंडपीठ है। कौन कौन सी है, धारवाड़ और गुलबर्ग। इतना आप लोग याद रखिएगा, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये टॉपिक आपका लगभग लगभग पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये टॉपिक आपका जो है उच्च न्यायालय आपका पूरी तरह समाप्त हो गया, जिसमें हमने देखा सारी चीजें, एक एक चीजों के बारे में हमने देखा। भैया क्या होता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का गठन क्या होगा, उच्च न्यायालय की व्यवस्था 215 के अंतर्गत, 14 के अंतर्गत, 15 में ना उसको अभिलेख न्यायालय कहेंगे, 16 में उसके गठन की बात करते हैं, 17 में नियुक्ति वगैरह की बात करते हैं, है ना, 17 में नियुक्ति वगैरह की बात करते हैं। 18 में क्या होता है भैया, उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के ना कतिपय मामले के या संबंधित मामले का लागू होने की बात करते हैं। ऐसे ही 19 में हम बात करते हैं क्या भैया, शपथ और प्रतिज्ञान की बात करते हैं, और उसके बाद 21 में वेतन एवं भत्तों की बात करते हैं, 22 में ट्रांसफर की बात करते हैं, 23 में आपके कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी बात करते हैं, 24 में अतिरिक्त अतिरिक्त एवं कार्यवाहक अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं। उसके बाद फिर 25 के अंतर्गत हम क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, 26 में रिट की बात करते हैं, 27 में हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय में कतिपय मामले का हस्तांतरण हो सकता है। फिर 28 वगैरह में भी ऐसे बात करते हैं। फिर 29 में आपका जो है इनके पदाधिकारी, सेवक और व्यय की बात करते हैं। और 30 के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं क्षेत्राधिकार पुनः, कि उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो अन्य न्यायालय, अन्य अन्य राज्यों का जो है आपके यूटी के लिए हो सकता है। फिर 31 में हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे का उच्च न्यायालय हो सकता है। 33 में हमने अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की। 34 में हमने बात किया कि भैया जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद बात किया हमने 35 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण पर। ये सारी चीजें हमने बात की आज जो है उच्च न्यायालय के संबंधित मामले में। शुरुआती के समय में लगभग 20, 25, 30 मिनट आपका, ये भी शायद वॉइस नहीं आ रही, मैंने उसको रिपीट किया है, ठीक है, उसको रिपीट किया है, और समय मिलने पे भी हो सकता है इसको अपलोड कर दिया जाएगा फिर से अलग से। तो आज यहीं तक रखते हैं अभी, इसके बाद क्योंकि करंट अफेयर की क्लास चलनी है। हाँ जी, पंकज पटेल जी, ये आपका अगर यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस है तो आप लोग डेली सुबह 8 बजे क्लास चलती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टिकोण क्लासेस को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, मैं देखता हूँ कि देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्लास को शेयर नहीं करते, तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको शेयर किया करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए ना। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करने का काम करिए। अभी के लिए इतना ही, फिर करंट अफेयर क्लास में पुनः मिलेंगे।